हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जॉब सिक्योर जोन में स्वागत है। अब हम आज एक फिजिक्स का और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है तरंग। आज हम लोग तरंग के बारे में देखेंगे। आप लोग भी अपना अपना कॉपी निकालिए, तुम भी निकाल लो। तरंग किसके बारे में देखना है आज? तरंग के बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि तरंग कहते किसे हैं, ठीक है। तो तरंग क्या होता है कि जब भी कभी किसी माध्यम में क्या हो जाए? विक्षोभ उत्पन्न हो जाए। विक्षोभ उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तरंग कहते हैं। जब भी कभी किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि विक्षोभ क्या है, ठीक है। तो विक्षोभ होता है कि जब भी किसी माध्यम में विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। क्या होता है? डिस्टर्बेंस। जैसे कि कोई माध्यम हो गया, मान लेते हैं कि हवा हो गया, ठीक है। तो हवा के ये कण हो गए, अब इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ कंपन करते हैं, यहाँ पे कंपन कर रहे हैं। तो हवा के कण क्या होंगे? आपस में डोलने लगेंगे। जब डोलेंगे तो क्या होगा? उसी को हम लोग क्या करते हैं? विक्षोभ करते हैं। आप अस्थायी रूप से बैठे हैं, कोई आके आपको ऐसे ढकेल दिया तो उसको क्या बोलेंगे? विक्षोभ बोलेंगे। यानी आपके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, समझ रहे हैं? उसको क्या बोलेंगे आप लोग? विक्षोभ। तो विक्षोभ क्या होता है? यानी कि डिस्टर्बेंस, ठीक है। यानी जब भी आप कभी यहाँ पे और दोलन करते हैं तो इसके कण, हवा के कण या पानी के कण, माध्यम कोई भी हो सकता है, क्या करेंगे? जब आप गति करने लगेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। और जब डिस्टर्बेंस जो उत्पन्न हो जाएगा उसे विक्षोभ कहते हैं। यही विक्षोभ जब गति करने लगेगा, ऐसे ऐसे गति करने लगे, अच्छा ऐसे ऐसे गति करने लगे तो इसको क्या बोलेंगे? तरंग की गति, ठीक है। जब यह विक्षोभ क्या करे? विक्षोभ गति करने लगे तो उसे तरंग की गति कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक समझ गए? अब गति कितने प्रकार के होते हैं इसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ गति देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तरंग की गति कितने प्रकार की? मेनली यहाँ अगर हमको देखना है तरंग में तो हमको दो ही तरह की गति पढ़ना है। एक पढ़ना है दोलन गति। कौन सा गति? दोलन गति। और एक पढ़ना है आवर्ती गति। कौन गति? आवर्ती गति। कोई दिक्कत है? तो दोलन गति किसे कहते हैं? आवर्ती गति किसे कहते हैं? इसको देख लेते हैं। दोलन गति का मतलब होता है किसी साम्य स्थिति से अगर हम इसको फिक्स कर दें और इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? दोलन गति। जब किसी साम्य स्थिति से कोई वस्तु अपने इर्द गिर्द घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? दोलन गति कहते हैं। इसको दोलन गति कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है? जब साम्य स्थिति से यानी फिक्स स्थिति से, साम्य स्थिति से कोई वस्तु गति करे तो उसे क्या कहेंगे? दोलन गति कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल पूछता है क्या? साम्य स्थिति से कोई वस्तु गति करे तो दोलन गति कहते हैं, ठीक तो है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछ देता है। क्या पूछता है? एग्जाम्पल कि दोलन गति आखिर में कौन कौन सी गति को आप दोलन गति कहेंगे। तो जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम देखें आप लोग, घड़ी में लगा होता है। पेंडुलम की जो गति होती है ना, वो कौन सी गति होती है? दोलन गति। पेंडुलम की गति कौन सी होती है? दोलन गति। और जो सिलाई मशीन का सुई होता है, जैसे टक टक करता है, उसको क्या हो जाएगा? वो भी दोलन गति। तो सुई की गति लिख देते हैं। सुई की गति कौन सी गति हो जाएगी? दोलन गति। यहाँ तक क्लियर है? अब आता है आवर्ती गति। कौन सी गति? आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होता है कि जब भी कभी कोई वस्तु या कोई पदार्थ एक निश्चित समय में अपने ही रास्ते को बार बार दोहराती है तो उसे क्या कहेंगे? आवर्ती गति कहते हैं। अपनी ही स्थिति को, अपने ही रास्ते को बार बार क्या करेगी? दोहराएगी। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है? अपना चक्कर लगाती है, ठीक है। घड़ी के अंदर जो सुई की होती है वो भी क्या करती है? बार बार उसकी चक्कर लगाती है।
ऐसे पंखा की जो गति होती है वो भी कौन सी गति होती है? आवर्ती गति। इसमें क्या होता है, जब कभी कोई वस्तु निश्चित समय में, दिख रहा है जी, निश्चित समय में अपने मार्ग को क्या करे, बार बार दोहराए, उसे क्या कहेंगे? आवर्ती गति कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दें, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कौन सी गति? घड़ी के सुई की गति, पंखे की गति, किसकी गति? पंखे की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चारों ओर ग्रहों की गति। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी का? अब कभी कभी क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ घुमाएगा आपको कि जितने भी आवर्ती गति होते हैं ना, जितने भी दोलन गति होते हैं सभी आवर्ती गति होते हैं। जितने भी दोलन गति है, यानी कि हम कह सकते हैं पेंडुलम की जो गति है, सुई की गति है, ठीक है, सिलाई मशीन की सुई की गति, वो सब क्या हो सकते हैं? आवर्ती गति हो सकते हैं। लेकिन सभी आवर्ती गति दोलन गति नहीं हो सकता। दिक्कत है कोई? यहाँ लिख दें, नोट में लिख दें, नोट में लिख देते हैं यहाँ पे कि सभी दोलन गति क्या होते हैं? आवर्ती गति होते हैं, ठीक है। सभी दोलन गति आवर्ती गति होते हैं, लेकिन इसका उल्टा सभी आवर्ती गति दोलन गति नहीं होते। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। क्लियर? अब हम आगे देखेंगे जो तरंग होता है ये कण के अनुसार, माध्यम के अनुसार किस तरह से गति करता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें, चलिए तब देखते हैं कि कण के अनुसार किस प्रकार से तरंग गति करता है। तो तरंग की दो तरह से गति करता है, एक कण के अनुसार, किसके अनुसार? कण के अनुसार, कण के गति के अनुसार। दिख रहा है कि नहीं जी? दिख रहा है। अनुसार। एक होता है माध्यम में संचरण के अनुसार, माध्यम में संचरण के अनुसार। अनुसार यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो कण की गति के अनुसार दो तरह के तरंग होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। कण की गति के अनुसार तरंग कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है अनुदैर्घ्य, 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 ठीक है। एक होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, ठीक है। तब इसको हम लोग देखेंगे बारीकी से एक एक करके, ठीक है। जो माध्यम के संचरण के अनुसार यहाँ भी गति कितने तरह के होते हैं? तरंग कितने तरह के? दो तरह के। एक होता है यांत्रिक तरंग, कौन सा? यांत्रिक तरंग। एक होता है अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे। अब अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं? तो क्या होता है, जब भी कभी कोई कण समानांतर चले, कैसे? समानांतर गति करे तो उसे क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य। जैसे ये है कण, कोई है तो ऐसे ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पास पास हो जा रहा है, फिर ये दूर दूर जा रहा है, फिर यहाँ पास पास हो जा रहा है, समझ रहे हैं? तो ये जब इस तरह से गति करेगा तो उसे क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग की गति कैसे होती है? समानांतर गति होती है। यहाँ पर देख रहे हैं कण क्या है? दूर दूर है, यहाँ पे पास पास है। तो जहाँ पे कण दूर दूर होंगे उसे क्या कहेंगे? विरलन। क्या कहेंगे? विरलन। और जहाँ पे पास पास होंगे उसे क्या कहेंगे? संपीडन। संपीडन। यहाँ पास पास हैं तो संपीडन कहेंगे, यहाँ दूर दूर हैं तो इसको क्या कहेंगे? विरलन। तो जहाँ भी संपीडन होगा वहाँ पे दाब क्या होगा? अधिक होगा। जहाँ भी संपीडन होगा वहाँ पे दाब अधिक होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ क्या हो जाएगा? दाब अधिक हो जाएगा। यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा? दाब कम हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? जहाँ संपीडन होगा वहाँ दाब अधिक होगा, जहाँ विरलन होगा वहाँ दाब कम होगा। और जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो समानांतर गति करती है, संपीडन और विरलन के रूप में गति करती। कोई दिक्कत है? चलिए अब इसका एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, इसका एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी पूछ देता है।
तो जो हवा की गति है, हवा की गति वो कौन सी गति है? अंधैर्य तरंग की गति है। ठीक है। अब पानी के अंदर, किसके अंदर? पानी के अंदर की गति जो होती है वो कौन सी हो जाएगी? अनुदैर्घ्य। या फिर और कौन सी हो सकती है? जैसे हम लोग पढ़े हैं कि स्प्रिंग की गति, किसकी गति? स्प्रिंग की गति कैसी हो जाएगी? अनुदैर्घ्य। फिर ध्वनि की गति कैसी होती है? ध्वनि की गति अंधैर्य तरंग। यहाँ तो कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल सहित संपीड़न किसे कहते हैं? समानांतर रेखा में कैसे चलती है? विरलन क्या है? कहाँ पे दाब अधिक होता है? कौन सा एग्जाम्पल है? सब क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। इसमें क्या होता है कि माध्यम के कण एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। कैसे लंबवत चलते हैं? ऐसे, समझ रहे हैं? तो जहाँ पे सबसे मैक्सिमम ऊपर की तरफ अगर डिस्टेंस जाता है उसको बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग। और सबसे नीचे वाले क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। समझ गए? हाँ। तो यानी कि यह किस रूप में चलता है? लंबवत चलता है। कैसे? लंबवत। और किस रूप में? श्रृंग और गर्त के रूप में। श्रृंग और गर्त के रूप में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है अनुप्रस्थ तरंगें। ये लंबवत चलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है एग्जाम्पल। ठीक है। तो जितने भी आप पियानो देख रहे हैं, जितने भी सितार, गिटार, जितने भी वाद्य यंत्र देख रहे हैं उसमें कौन सा तरंग होता है? अनुप्रस्थ। तो लिख दिए सीधे वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्रों में कौन सा हो जाएगा? अनुप्रस्थ। ठीक है। रस्सी में, किसमें? रस्सी में कौन सा हो जाएगा? अनुप्रस्थ। पानी के सतह पर जब भी आप कभी पानी में पत्थर फेंकते हैं तो देखते हैं क्या होता है? पानी का जो कण होता है ऐसे ऐसे पानी कुछ देर के बाद से होना शुरू हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? पानी के सतह पर कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ कोई दिक्कत है? अब बाद में जितना भी हो जाएगा। आज जितने भी अयांत्रिक तरंग है ना, अयांत्रिक तरंग, इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंग। वो सब कौन सा हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, औरत किरणें, जितने भी हैं सब कौन से हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ तक क्लियर? अब प्रकाश तरंग भी इसी में आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है? ये सब क्लियर हो गया? अनुप्रस्थ किसे कहते हैं? अनुदैर्घ्य किसे कहते हैं? कौन श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है? कौन संपीड़न और विरलन के रूप में चलता है? कौन इसका एग्जाम्पल कौन सा? पानी के अंदर पूछेगा तो अनुदैर्घ्य मारना है, वही पानी के सतह पर पूछेगा तो अनुप्रस्थ तरंगे मारना है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग देखेंगे कि यांत्रिक तरंग के बारे में और अयांत्रिक तरंग के बारे में। तो सबसे पहले यांत्रिक तरंग कहते किसे हैं? यांत्रिक तरंग का मतलब हो गया कि जिसके संचरण के लिए, जिसके चलने के लिए किसी यंत्र की यानी किसी चीज़ की जरूरत पड़े। ठीक है, उसे यांत्रिक तरंग कहेंगे। ठीक है। जिसमें यानी कि माध्यम की क्या पड़े? आवश्यकता पड़े। माध्यम की आवश्यकता पड़े। माध्यम की आवश्यकता पड़े। माध्यम की आवश्यकता पड़े उसे क्या कहेंगे? यांत्रिक तरंगे कहेंगे। जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब ये होते हैं 3 तरह के। ठीक है। श्रव्य, अश्रव्य, पराश्रव्य। उसको फिर मिटा के चेक करें। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए शुरू करते हैं। अब देखेंगे हम लोग कौन सा तरंग देखना है? यांत्रिक तरंग। ठीक है। यांत्रिक तरंग दिख रहा है जी पर? यांत्रिक तरंग। ठीक है। यांत्रिक तरंग देखने के बाद से हम लोग देखेंगे अब ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है श्रव्य, एक होता है श्रव्य, एक होता है अश्रव्य और एक होता है पराश्रव्य। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम आपको देख रहे हैं उसी समय से। जब हम देख रहे हैं तो आप कॉपी निकाल रहे हैं लेकिन आप लिख नहीं रहे हैं। आपकी पे एक हमको कविता याद आ गया कि एक बार क्या था, एक जंगल में एक शेर था और एक आदमी गया जंगल से गुजर रहा था। तो जब आदमी जब शेर को देखा तो क्या हुआ कि तो शेर को देखा कि शेर हमारी ही तरफ आ रहा है तो आदमी क्या हुआ, वहीं पे लेट गया और अपने सांसें बंद कर लिया। शेर उसके पास आया, बोला कि आके कान में बोला उसके, जानते हो बाबू अभी सावन चल रहा है, मैं तो तुम्हारा सब होशियारी हम बिगाड़ देते। जब आप निकाल रहे हैं कलम तो लिखिए, ठीक है, हंसिए मत।
चलिए, तो श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। तो श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? जिसकी आवृत्ति, किसकी आवृत्ति, यहाँ देखिए, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, उसे क्या कहेंगे? श्रव्य तरंग कहेंगे। पहला पॉइंट, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगा, उसे क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग। यह हमारे द्वारा सुना जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा सुन लेते हैं? मनुष्य के द्वारा। यानी कि जो हम लोग तरंग सुनते हैं, जो भी हम लोग ध्वनि सुनते हैं, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। इसको याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उसे क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग कहते हैं। और जो भी हम लोग हैं इसी को सुन लेते हैं। अब आता है अश्रव्य तरंग। कौन सा तरंग है? अश्रव्य। इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसको कम होती है, समझ गए इतना? इसकी आवृत्ति कैसी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो इसको हम लोग नहीं सुन पाते। इसको कौन कौन सुनता है? इसको सुनता है कुत्ता। कौन? कुत्ता सुनता है, बिल्ली सुनती है, ठीक है, कुत्ता सुनता है, बिल्ली सुन लेती है, ठीक है, और छिपकली भी सुन लेती है। कौन? छिपकली भी सुन लेती है, और सर्प भी सुन लेता। कोई दिक्कत है? और जो हमारा हृदय का जो धड़कन होता है ना, वो कौन सा तरंग है? अश्रव्य। तो इसको भी यहाँ लिखते हैं, हृदय का जो धड़कन होता है कौन सा तरंग होता है? अश्रव्य तरंग। कोई दिक्कत है? इसका रेंज भी याद करना है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच हम लोग सुनते हैं, तो इसे बोलते हैं श्रव्य तरंग। श्रव्य मतलब होता है सुनना, अश्रव्य मतलब ना सुन पाना। यानी 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है। इसको कौन सुनता है? कुत्ता सुनता है, बिल्ली सुनता है, छिपकली, सर्प, और हमारा हृदय का जो धड़कन होता है कौन सा होता है? अश्रव्य तरंग। अब होता है पराश्रव्य। इसका जो आवृत्ति होता है ना, वो 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है। कोई दिक्कत है? 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इसको भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। इसको पता है कौन उत्पन्न किया था? एक गाल्टन नाम का वैज्ञानिक था। कौन था? गाल्टन। गाल्टन नामक एक वैज्ञानिक था। उसने क्या किया? एक ऐसा सिटी बनाया जिससे उत्पन्न कर दिया 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंग। गाल्टन ने अपने सिटी से बनाया था। इसको कौन सा उत्पन्न किया था तरंग? अपने सिटी से उत्पन्न किया था पराश्रव्य तरंग। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? गाल्टन अपने सिटी से पराश्रव्य तरंग उत्पन्न कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है? इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है, ठीक है, मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसको भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में कि पराश्रव्य तरंग का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, तो अगले स्लाइड में क्या देखेंगे? अब अयांत्रिक तरंग, पराश्रव्य तरंग का यूज कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पराश्रव्य तरंग का यूज कहाँ कहाँ होता है इसको देखेंगे। ये बहुत पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग आप लोग लिखना शुरू करिएगा। पहला पॉइंट, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका होता है हृदय के, जब हृदय की जांच होती है ना, ईसीजी किया जाता है। ईसीजी, ईसीजी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में इसका यूज होता है, ठीक है। और कृषि के क्षेत्र में कीटाणुओं को मारने में, किसको मारने में? कीटाणु जो होता है ना खेतों में, कीटाणुओं को मारने में, बोल नहीं रहे हैं जी? कीटाणुओं को मारने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग पथरी में, किस में? पथरी समझ रहे हैं? पथरी में भी इलाज किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे कि पथरी जो होता है ना, मान लीजिए किसी के पेट में पथरी हो गया है, तो 5 mm का है, तो 5 mm का ऑपरेशन करके निकालने में शायद उसको कम करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो उसको क्या किया जाता है? पराश्रव्य तरंग को भेज करके उसको तोड़ दिया जाता है छोटा छोटा टुकड़ा में, ठीक है। उसको पथरी के इलाज में भी। गठिया रोग समझ रहे हैं? गठिया रोग में उठ लेना जला इसे, ठीक बा। गठिया रोग में भी क्या किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? गठिया रोग में जो घुटना होता है ना, वहाँ पे लैक्टिक एसिड जम जाता है। क्या जम जाता है? लैक्टिक एसिड वहीं पे जम जाएगा, ठीक है।
तो इसको क्या किया जाएगा, पराश्रव्य तरंग को भेजा जाएगा तो क्या करेगा, लैक्टिक एसिड जो जम गया है ना उसको क्या करेगा, फैला देगा। तो क्या हो जाएगा, फिर चलने उठने में बैठने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसका प्रयोग कपड़ा को साफ करने में भी, किसको, कपड़ा को साफ करने में, कपड़ा को साफ करने में, ठीक है। और जो कैंसर होता है, ट्यूमर, क्या होता है, ट्यूमर, ट्यूमर ठीक लिखा था, ट्यूमर को नष्ट करने में। एक एक एग्जाम्पल इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसका प्रयोग होता है भ्रूण जो होता है ना, भ्रूण हत्या आजकल बहुत हो रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। तो भ्रूण होता है इसकी जांच के लिए, भ्रूण की जांच के लिए, जांच के लिए। और एक अच्छा चीज़ है कि चमगादड़ जो होता है ना अपना भोजन किससे बनाता है, पराश्रव्य तरंग से ही बनाता है। क्या करता है, पराश्रव्य तरंग छोड़ देता है। और जो कोई कीड़ा है या कोई भी वस्तु है उसे टकरा कर जब पराश्रव्य तरंगे आती है ना उसके पास, तो समझ जाता है कि इतना दूरी पर एक हमारा शिकार पड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर उसको जाकर उसको अटैक कर देता है। तो चमगादड़ अपना भोजन किससे बनाता है, पराश्रव्य तरंग, बहादुरी, हाँ, चमगादड़ अपना भोजन इसी से बनाता है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए। और आगे अब देखेंगे, और देखेंगे हम लोग अयांत्रिक तरंग के बारे में, अयांत्रिक तरंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए, अयांत्रिक तरंग क्या होता है, जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे कहते हैं अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। मतलब इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन आता है ना तो यहीं से आता है, इसको और ध्यान से आप लोग देखेंगे। अयांत्रिक तरंग का पहले पॉइंट देख के लिख देते हैं, उसके बाद कौन कौन से होते हैं उसको इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि इसके संचरण के लिए, इसके संचरण मतलब होता है चलने के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माध्यम की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। दूसरा आता है यह निर्वात में प्रकाश की चाल से, किसकी चाल से, प्रकाश की चाल से गमन करती है, प्रकाश की चाल से गमन करती। तो प्रकाश की चाल कितना होता है पता है ना आप लोगों को, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो तरंगदैर्घ्य परिसर होता है ना, तरंगदैर्घ्य परिसर वो कितना होता है, तरंगदैर्घ्य इसका परिसर जो होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक। कोई दिक्कत है। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, तो मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। अयांत्रिक तरंग को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कोई दिक्कत है जी ना। सबसे पहले क्या है कि इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, निर्वात में प्रकाश के चाल से यानी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड से गति करता है। तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। इस तरंग को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसे हम लोग देख नहीं सकते। कोई दिक्कत है जी। अब इसका देख लेते हैं इसमें कौन कौन से तरंगे को हम अयांत्रिक तरंगे कहेंगे। तो इसमें आता है सबसे पहले गामा, क्या आता है, गामा। तब आता है एक्स रे, कौन सा, एक्स रे आता है। उसके बाद आता है पराबैंगनी, कौन आता है, पराबैंगनी। उसके बाद आता है दृश्य। उसके बाद से आता है अवरक्त। तब आता है सूक्ष्म। तब आता है दीर्घ और उसी को क्या बोलते हैं, रेडियो भी बोलते हैं। हाँ, तक कोई दिक्कत है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयांत्रिक तरंग। अब देखेंगे कि गामा किरणें क्या होती हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका खोज किसने किया। इसी तरह सबके बारे में धीरे धीरे हम लोग देखते चले जाएंगे। अगले स्लाइड में लेते हैं कि इसके बारे में, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एक ट्रिक बनाए हैं हम, बहुत ही अच्छा है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक ट्रिक है कि गए पैदल असुर, ठीक है।
अब इसका खोज कौन कौन किया इसी के साथ देख लेते हैं। तो उसका ट्रिक है, जैसे कि असुर मतलब होता है राक्षस। अगर पैदल राक्षस गए हैं, आप क्या करिए, पूरा दुश्मन को ले लीजिए और उसके पीछे पीछे भागना है। अब बोलना है हर हर महादेव, सावन चल रहा है ना, तो इसके पीछे पीछे भागना है। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ गामा। क्या लिखते हैं? गामा। ए से हो जाएगा एक्सरे, प से हो जाएगा परा बैगनी, आप 10 से क्या हो जाएगा? दृश्य, अ से क्या हो जाएगा? अवरक्त, सु से क्या हो जाएगा? सूक्ष्म, और र से क्या हो जाएगा? रेडियो। यहाँ तक दिख रहा है जी? चलिए अब देखते हैं कि इसका खोज कौन कौन किया और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो गए पैदल असुर, ये तो ट्रिक हो गया। गए पैदल असुर। अब क्या करना है? पूरे दुश्मनों को ले लेना है, उसके पीछे पीछे भागना है। किसके पीछे? असुर में होता है राक्षस। तो इसका ट्रिक था कि बैरो, बैरो में होता है दुश्मनों को लेके क्या करना है? रन करना है, यानी भागना है। ठीक है, कहाँ भागना है? क्या बोलना है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ब से क्या हो जाएगा? यानी गामा की खोज कौन किया था? हेनरी बेकुरल। तो बेकुरल, यानी कि गामा किरणें की खोज कौन किया था? हेनरी बेकुरल। और रो है तो यानी कि एक्सरे किरणें कौन किया था? रो एंटजन, रो एंटजन। तो हो गया बैरो। अब फिर आ गया रन, तो र से क्या हो जाएगा? री ट और अब फिर नो आ गया, तो दृश्य किरण की खोज कौन किया था? न्यूटन। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए फिर ये हुआ हर, यानी हर सेल। तो अवरक्त किरण की खोज कौन किया था? हर सेल। अब फिर एक और हर आ गया, तो इसका कौन, यानी कि सूक्ष्म तरंग है, तो इसका होता हेनरी हर्ट्ज, हेनरी हर्ट्ज। अब फिर लास्ट में आ रहा है महादेव, यानी कि रेडियो तरंगों की खोज कौन किया था? मार कोनी। कोई दिक्कत है जी? गए पैदल असुर, तो बैरू को ले लेना है, रन यानी भागना है, हर हर महादेव बोलना है, यानी ह से ब से क्या हो जाएगा? बेकुरल, र से हो जाएगा रोएंटजन, फिर र आ गया तो रिटर, न आ गया तो न्यूटन, और रक्त में आ जाएगा तो हर्शेल, एक और ह आ गया तो हेनरी हर्ट्ज, और महादेव यानी मार्को। यहाँ तक दिक्कत नहीं है कोई? आगे देखते हैं इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं यूज। तो गामा किरणें का प्रयोग करते हैं कैंसर में। कहाँ? कैंसर में। कहाँ करते हैं? कैंसर में। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? गामा। एक्सरे किरणें का प्रयोग जब भी कभी हड्डी उड्डी टूट जाती है ना, तो उसी के उपचार में, हड्डी के उपचार में या फिर उसको जांच में। कोई दिक्कत नहीं है जी? चलिए अब आ गया पराबैंगनी। पराबैंगनी किरण की खोज कहाँ करते हैं हम लोग? तो अदृश्य लिखाई। कहाँ? अदृश्य लिखाई। अदृश्य लिखाई समझ रहे हैं? ऐसा लिख दीजिए कि दिखबे ना करे, तो उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य लिखाई। कोई जैसे भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, तो उसकी जांच कराने में, फर्जी दस्तावेज को जांच में, फर्जी दस्तावेज के जांच में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना जी? जांच में किसका प्रयोग करते हैं? पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं अदृश्य लिखाई में, आप फर्जी दस्तावेज को जांच करने में, आप पानी के अंदर कीटाणुओं को मारने में, पानी के अंदर कीटाणुओं को मारने में, पानी के अंदर कीटाणु को मारने में। कोई दिक्कत है? नहीं ना है? अब दृश्य, दृश्य की इसका खोज किसने किया था? न्यूटन ने। इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में करते हैं। किसमें? विद्युत बल्ब में करते हैं। अब आ जाता है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण की खोज कहाँ क्या करते हैं? तो इसका खोज किसने किया था? हर्शेल ने। जो टीवी का रिमोट होता है ना, टीवी का रिमोट, टीवी रिमोट में किसका प्रयोग करते हैं? अवरक्त का। और जब भी आप कभी हिमाचल प्रदेश, शिमला वगैरह जा रहे हैं, आपको फ़ोटो खींचना है, और ठंडी के दिन में आप गए हैं, तो वहाँ क्या होता है? कुहासा होता है, तो आप फ़ोटो नहीं खींच पाइएगा। तो वहाँ अवरक्त किरण अगर आप छोड़ देते हैं, तो जितना कुहासा कुहरा है वो हट जाएगा, उसके बाद आप अपना फ़ोटो खींच लीजिए। तो क्या करेंगे इसका प्रयोग? ठंडी के दिनों में, यानी कि आप कह सकते हैं कुहरा और कुहासा या धुंध में फ़ोटो खींचने में, धुंध में फोटोग्राफी में।
कोई दिक्कत है जी? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया सूक्ष्म तरंगे। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग रडार में, बेतार संचार में, बेतार संचार में। और इसका प्रयोग माइक्रोवेव ओवन, ये क्या होता है? ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन में भी बताते हैं कि माइक्रोवेव ओवन क्या होता है। और रेडियो तरंग का प्रयोग क्या करेंगे? रेडियो में करेंगे। कहाँ करेंगे? रेडियो में करेंगे, रेडियो या दूर संचार में। माइक्रोवेव क्या है पूछ रहे हैं आप? जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि फिल्मों में देखेंगे आप लोग, यहाँ में तो देखने को मिलेगा नहीं। क्या होता है कि एक बक्सा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। यहीं पे एक हैंडल लगा होता है, ऐसे बनाया जाता है। इसको आप खोलिएगा और इसमें खाना क्या कीजिए, अगर ठंडा खाना इसके अंदर रख दीजिए, इसको बंद करिए। फिर 5 मिनट के बाद क्या होता है? खाना अपने से गर्म हो जाएगा। यानी कि क्या करेगा? ये भोजन को गर्म करने में या भोजन को पकाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये ट्रिक देख रहे हैं, गए पैदल असुर, बैरो रन हर हर महादेव। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा और पॉइंट छूट गया, उसको हम क्लियर करते हैं। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि ये तो है गामा किरण, ये है एक्स किरण, ये है पराबैंगनी, ये है दृश्य, ये है अवरक्त, ये है सूक्ष्म और ये है रेडियो। अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं अगर जा रहे हैं, बाएं, ये है बाएं, आप इधर जा रहे हैं दाएं, तो कौन कौन सी चीज़ घटेगा, कौन बढ़ेगा? पूछता है कि चाल क्या होगा, गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तरंगदैर्घ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे पूछता है। वेधन क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बौआ, बौआ मतलब समझ रहे हैं, जो सबसे छोटका बच्चा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बौआ। तो ब से क्या हो जाएगा? ब से वेधन क्षमता, वेधन क्षमता, वेधन क्षमता हो गया। और ऊ से क्या हो जाएगा? ऊर्जा, क्या हो जाएगा? ऊर्जा। और अ से क्या हो जाएगा? आवृत्ति, आवृत्ति। बाएं से जब आप दाएं जाएंगे तो बौआ घटेगा, क्या हो जाएगा? बौआ घट जाएगा, घट जाएगा। इतना समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि अगर आप गामा किरणों से रेडियो तरंग की तरफ जा रहे हैं तो वेधन क्षमता घट जाएगा, ऊर्जा घट जाएगा, आवृत्ति घट जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसके पास? गामा के पास। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास? गामा के पास। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसके पास? गामा के पास। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि रेडियो के पास वेधन क्षमता सबसे कम होगी, ऊर्जा भी सबसे कम होगी, आवृत्ति भी सबसे कम होगी। यहाँ तक समझे हैं? यानी कि बौआ को आप लोग याद रखेंगे कि अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो वेधन क्षमता, ऊर्जा और आवृत्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बाद बाकी जितना चीज़ है, जैसे कि तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य पूछ देगा, फिर पूछेगा गति पूछेगा, फिर चाल पूछेगा, बाकी जितना भी चीज़ पूछेगा ना, बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाएगा? फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब एक चीज़ हम छूट गया था बीच बीच में कि तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, आता है ना पूछने वाला चीज़ कि तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कोई कण है, ठीक है, और इसके जब एक चक्कर पूरा कर लेगा ना, जब भी कोई कण किसी माध्यम में अगर एक चक्कर लगा देता है तो उसे क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य कहेंगे। अगर आगे भी बढ़ा दे रहे हैं तो फिर यहाँ अगर बीच में ले रहे हैं तो इसके बीच के दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा, लैम्डा को उल्टा वाई से, इसे उल्टा वाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर बोलना होगा क्या बोलेंगे? लैम्डा। तो इसे किसके दिखाते हैं? लैम्डा से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रा क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। यह भी पूछता है तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। लेकिन व्यवहारिक मात्रक जो होता है, व्यवहारिक मात्रक पूछ रहे हैं, व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो होता है एंगस्ट्रॉन। क्या होता है? एंगस्ट्रॉन होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आता है आयाम। यहाँ इधर जाइएगा ना तो आयाम भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा।
केवल वेधन क्षमता, ऊर्जा और आवृत्ति इधर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, बाकी जितना भी चीज़ आएगा सब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, कल हम लोग देखेंगे ध्वनि के बारे में। जय हिंद।